हाँ जी, गुड मॉर्निंग। करें शुरू। चलिए आप लोगों का फिर एक बार वेलकम। कल की क्लास में हम लोगों ने सेल यानी कि कोशिका के बारे में स्टडी किया था। कोशिका की जनरल बात हमने की थी, और जितना ये याद रखो कि जितना हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कहता हूँ कि ये याद रखनी है, तो उसको नोट तो जरूर करना ही करना है ना। चलिए, देखिए कोशिका के अगले पार्ट में आज हम ध्यान आगे स्टडी करते हैं कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है। अब कल हमने ये अंतर स्टडी किया था, पढ़ा था कि जो पादप कोशिका या जो जंतु कोशिका होती है, दोनों में एक इसका मेन डिफरेंस होता है। ठीक है ना। हमने कहा था पादप कोशिका में ये मिलती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं भित्ति की। इसका मतलब ये सिर्फ किस में होगी, प्लांट की सेल में होगी। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके फंक्शंस, क्या क्या काम करती है और कैसी होती है, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये होती है रिजिड। रिजिड को हम क्या बोलते हैं, कठोर होती है। ठीक है, नोट करते रहो साथ के साथ। ठीक है, नोट कर लो, मैं आज वैसे कराऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड पे लिखा जाए वो तो आपको नोट करना ही है। ठीक है, ये कैसी होती है, कठोर होती है। कठोर का मतलब क्या हो गया, कठोर का मतलब हो गया कि हार्ड है, रिजिड है। ठीक है ना। दूसरा, क्या काम करती है, शेप प्रोवाइड करती है, यानी कि आकृति देती है, कोशिका को आकृति प्रदान करती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये जरूर है कि कौन से एग्जाम में आया है वो अलग है, बट आकृति पे ये आया कि एक बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। जैसे आजकल एक क्वेश्चन आते हैं उसके असर्शन रीजनिंग के, है ना। तो असर्शन रीजनिंग में देते हैं कि जैसे कोशिका भित्ति के बारे में क्या सही है और कैसे। तो ये शेप प्रदान करती है, ये साइज भी प्रदान करती है। तो क्या शेप और साइज एक जैसी चीजें हैं? नहीं, अलग अलग है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कठोर होती है। सेकंड पॉइंट हो गया, आकृति प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर कि ये बाह्य बाह्य कंकाल बनाती है। बाह्य कंकाल का मतलब क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन। बट किसका एक्सोस्केलेटन, कोशिका का एक्सोस्केलेटन। भाई जब कोई भी सेल होगी और उस सेल के चारों तरफ हार्ड वॉल होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सोस्केलेटन है। तो बताओ, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जाए ना, और वो मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसको साइड में नोट किया करो। ठीक है ना। जैसे बाह्य कंकाल की बात आई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि जैसे हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक जैसे ये पॉइंट आया, अब मैं इस पे कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको। तो जब मैं और बताना चाहता हूं तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इससे लिंक करता है और इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ना। अब जैसे बाह्य कंकाल की बात है, तो ये तो हम कोशिका की बात कर रहे हैं। अब उस पे क्वेश्चन कहां से एक और आता है कि हमारे शरीर में बाह्य कंकाल कौन सा है हमारे शरीर में कोई बाह्य कंकाल बताइए। हमारे शरीर में बाह्य कंकाल जो है वो दो होते हैं, हमारे बाल और हमारे नाखून। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, या नोट करना चाहो तो अलग से ऊपर की तरफ साइड में कहीं नोट करना कि ये दो हमारे बाह्य कंकाल हैं, बाल और नाखून। बट चूंकि अभी हम कोशिका की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन हो गया। फिर है ये सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोशिका को ये सहायता देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो सहायता कैसे देगा कि एक कोशिका इधर है, उसके पास में दूसरी कोशिका है, तीसरी कोशिका है, तो इधर से मान लो उसमें वाटर फिल होता है तो भरेगी कि नहीं, तो दूसरी तरफ से उसको क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट देता है। फोर्थ मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि ये पारगम्य या परमिएबल होती है। क्या होती है, पारगम्य होती है। ठीक है, ये तो हो गए इसके फंक्शंस, यानी कि इसके कार्य। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ कि अलग अलग कोशिकाओं में
सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हो सकती है, ठीक है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे क्या मटेरियल क्या है इसके अंदर, ठीक है। मटेरियल का मतलब ये किससे बना हुआ है, तो बताओ। पादपों में किससे बना होता है, प्लांट्स में किसकी बनी होती है सेल वॉल, प्लांट्स में याद रखना सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। लिखते रहो मटेरियल नीचे की तरफ कि मटेरियल क्या है इसका, किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। सेल्यूलोज से बना हुआ है। दूसरा, पादपों के बाद में हमारे पास में कवक होते हैं एक, जिनको हमने फंगस कहा था, याद है कल हमने फंगस के बारे में बात की थी, है ना। फंगस, कवक, बताओ कवकों में किसका बना होता है, कवक की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, किसकी होती है, काइटिन, काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब फिर देखो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अलग से नोट करोगे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अलग से साइड में जब भी इस तरह की कोई बात लिखे एक लाइन खींच के और लिख लिया करो कि जैसे कवक में हमने लिखा काइटिन की सेल वॉल है, ठीक है। आप देखो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको यही याद करना है, कोई आपको डिटेल एग्जाम तो देना नहीं, आपको ये याद करना है पादपों में मटेरियल इसमें सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, कवक में काइटिन की बनी हुई होती है, और आप चाहते हो कि लाइन वाइन तो हम लाइन लाइन लिख लेंगे, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, क्या लिखा हमने कि काइटिन किसमें मिलता है, कीट की आउटर कवरिंग है, कीटों में लिखा नहीं आपने, ठीक है ना, कीटों की आउटर कवरिंग। अब कीट में कैसे, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, अब कॉकरोच पे आप कितना भी पानी डालो, अब देखे कभी वो गीला होता है कैसे, वो रहता ही उसके अंदर, गटर में है, पानी के अंदर है, ऐसे रहता है। तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जिस चीज के लिए मैं कह दूं कि याद रखना, वो तो आपको याद करना ही है, ठीक है ना। तो कवकों में काइटिन की बनी हुई होती है। फिर आ जाओ जीवाणु, जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया। कल हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ध्यान है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो कम विकसित होता है। हमने तीन चीजें कही थी, आपको याद हो तो, हमने ये कहा था कि उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका नहीं होती, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, और इसके अंदर जो केंद्रक मिलता है वो कम विकसित होता है, जिसको हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, याद है। चलिए, तो भित्ति के अंदर मटेरियल में जीवाणु के अंदर ये किसकी बनती है, जीवाणु में बनती है ये डीएपीए, ठीक है, नाम याद रखना है इसका, इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं वैसे, डाई अमीनो पामेटिक एसिड या अम्ल। एक मटेरियल तो यह है डाई अमीनो पामेटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा मटेरियल जो है वो यहां पर है म्यूरेमिक एसिड या म्यूरेमिक अम्ल। यानी कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति डीएपीए यानी कि डाई अमीनो पामेटिक एसिड और किसकी बनती है, म्यूरेमिक एसिड की बनती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो यहां पर लिखा गया और जिसके लिए कहा गया कि ये ध्यान रखना है, वो याद ही रखना है बस, ठीक है ना, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, ह्यूमन बॉडी में अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे तो स्केलेटन उसको बोलते हैं, कंकाल उसको बोलते हैं जो हार्ड हो, ठीक है ना, और जो कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता हो। तो हमारे शरीर में दो तरह का कंकाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली बाह्य कंकाल हम में विकसित नहीं है, ठीक है ना। अंतः कंकाल तो क्या हो गया, हमारी हड्डियां हो गई सारी,
जो अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर दे रही हैं। आज अगर हमारी बोन्स नहीं होती तो क्या हम सीधे खड़े रह पाते? नहीं, हम एक मांस के पिंड की तरह होते, ऐसे पड़े रहते। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बाह्य कंकाल की, तो हमारे सपोर्ट कौन दे रहा है? सिर्फ हमको ये नाखून दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये नाखून के ये नहीं होते तो ये पार्ट ऐसा हार्ड थोड़ी होता। ठीक है, बट हम लोगों में पूरी तरह से एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है बताओ? कौन से ग्रुप के एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन मिलता है ध्यान कोई? मॉलस्का। ठीक है ना, मॉलस्का जो फाइलम है जिसके अंदर सारे शंख सीपी वगैरह आती हैं, तो आप देखते हो सीपी यूं बंद होती है, तो हार्ड कवरिंग एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और उसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। ठीक है ना, ऐसा जीव है जो बहुत सॉफ्ट है, शंख हो चाहे सीपी हो, तो वो मेन एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है। हमारे शरीर में तो सिर्फ हम ये मानते हैं कि हमारे बाल और हमारे नाखून जो है वो एक्सोस्केलेटन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक? अब आ जाओ हमारे पास में, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या? देखिए अभी हमने यहां पर पढ़ा कि ये जो सेल्यूलोज है, ठीक है, ये बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो इसलिए बताने जा रहा हूं कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन की बात करें तो हम सिर्फ सेकंड ग्रेड की बात नहीं करेंगे, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट यहाँ पर एक लिंक क्वेश्चन था, वो मैं अभी बताऊंगा क्या था। वो था हमारे पास में सेल्यूलोज की संरचना से, सेल्यूलोज की संरचना। ठीक है, क्या लिंक क्वेश्चन था? सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट ही होता है मोस्टली। देखो याद रखो, जिस किसी भी वर्ड में लास्ट में ओ एस ई लग जाए, क्योंकि सेल्यूलोज को हम क्या लिखेंगे? सी ई डबल एल यू एल ओ एस ई, ऐसे लिखते हैं। जिसमें भी सफिक्स ओ एस ई लग गया वो सब कार्बोहाइड्रेट है, ऑल। ठीक है, जैसे गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ये सब क्या है? सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब जो सेल्यूलोज है वो किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना हुआ है? अब सेल्यूलोज एक टिपिकल, यानी कि एक टिपिकल बोले तो एक जटिल प्रकार का मॉलिक्यूल है, अणु है, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले यहां पर हम ऐसे लिखेंगे इसको कि 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसका मतलब एक तरह का पॉलीमर हो गया। ये पॉलीमर जानते हो ना, बहुलक। ठीक है, जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर के बनता है उसको हम बहुलक बोलते हैं। तो 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनता है? एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल। नोट करते रहो। ठीक है, और अगर 100 चेन्स सेल्यूलोज की हो जाए, 100 चेन अगर सेल्यूलोज की हो तो एक क्या बनता है? एक माइसिल बनता है, MICELL, इसको बोलते हैं माइसिल, या मिसेल भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको मिसेले भी बोल देते हैं। ठीक है ना, याद रखना। और जब 20 से 22 ये जो माइसिल है ये बन जाए, ये जुड़ जाए, तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है, माइक्रोफाइब्रिल। क्या बनता है? एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है। ठीक है, और एक लाइन और नोट करना, जब इसमें 250 माइक्रोफाइब्रिल बन जाए तो एक फाइब्रिल बनता है। 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइब्रिल बनता है। देखो मैं यहां पर वही चीज इंक्लूड कर रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो हम पूरी अगर सेल वॉल पढ़ने लगे तो पूरा मतलब
पीरियड ही सेल वॉल में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ठीक है, तो वापस देखो इसको। सेल्यूलोज हमने कहा एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है ना, पॉली का मतलब पॉली मॉलिक्यूल है, बहुत सारे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर के बनते हैं। तो 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। 100 चेन अगर सेल्यूलोज की मिल जाएंगे तो एक माइसिल बनता है, और 20 से 22 माइसिल हो तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है, और 250 माइक्रोफाइब्रिल हो तो एक फाइब्रिल बनता है। फाइब्रिल का मतलब एक रेशा, एक फाइबर। ठीक है, किसका? कोशिका भित्ति के लिए। बोलो, क्लियर है? ये आपको याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इसमें। अब है कोशिका भित्ति की लेयर्स, परतें। ठीक है, तो देखो हमारे पास में कोशिका भित्ति में समझो इधर इस तरह से परत होती है। ये एक कोशिका है भाई, ये एक कोशिका है, ये दो कोशिकाएं है ना। इस कोशिका के बीच में ये क्या होती है? मिडिल लैमेला, यानी कि मध्य भित्ति। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मिडिल। अच्छा, हिंदी में लिखूं आप लोगों के लिए? चलो एक बार मैं लिखता हूं, मिडिल यानी कि मध्य भित्ति या मध्य झिल्ली। ठीक है, अब इसके इधर की तरफ जो होगी ये होगी प्राइमरी, फिर होगी सेकेंडरी, और फिर टर्शरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सेम इसी तरह से इस कोशिका के लिए भी होगी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आई बात समझे? इसका मतलब एक कोशिका भित्ति में कितनी हो गई? 4 लेयर हो गई। 4 लेयर कैसे मान रहे हैं? बीच वाली मिडिल लेयर मध्य भित्ति, फिर उसके बाद में ये वाली प्राथमिक, ठीक है, फिर ये जो है ये द्वितीयक, ठीक है, फिर ये वाली कौन सी हो गई? तृतीयक, टर्शरी। ऐसे 3 लेयर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कि आपके पास 4 लेयर है। अब बात इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये किस किस की बनी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है ना, तो अब वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मध्यभित्ति के। ये बना भी लो इस तरह से ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, मध्यभित्ति, दोनों तरफ ये 2 कोशिकाएं हैं। इस तरह से आप ये 2 सेल देख रहे हो, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, सबसे बीच वाली मिडिल लैमेला। ठीक है, है मिडिल लैमेला यानी कि मध्य भित्ति, या इसको मतलब लैमेला का मतलब वैसे झिल्ली होता है, पर यहां झिल्ली नहीं बोलते, इसको भित्ति ही बोलते हैं। ठीक है ना, मिडिल लैमेला। ठीक है, आप मध्य भित्ति हेडिंग लगा लो और उसमें लिखो मध्य भित्ति किसकी बनी हुई होती है। देखो सबसे पहला पॉइंट, कैल्शियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मध्य भित्ति किसकी बनती है, तो मध्य भित्ति कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है। दोनों के सिंबल्स आपको पता ही है ना। कैल्शियम का Ca से लिखते हैं और मैग्नीशियम का Mg से लिखते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जब ये इससे बनती हैं तो ये काम क्या करती है, तो ये ध्यान रखो ये एक तरीके का सीमेंटिंग मटेरियल है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब ये इसको जोड़ने का कार्य करती है।
जोड़ने का कार्य। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य भित्ति या दो कोशिकाओं के मध्य सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, तो सीमेंटिंग मटेरियल क्या होगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट होगा। ठीक है, कर लिया नोट। जब ये सीमेंटिंग मटेरियल है भाई, तो तीसरा पॉइंट इसके लिए क्या हो सकता है, जब ये सीमेंट की तरह काम करेगा तो सीमेंट क्या होती है, सीमेंट हार्ड होती है, और हार्ड होती है तो इसके लिए हमने पहले ही कोशिका भित्ति को लिखा था कि वो कठोर होती है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, कठोर होगी। ठीक है, याद रखना, ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कठोर यहां पर, क्योंकि जो प्राइमरी वॉल है, जो प्राथमिक भित्ति है, वो सॉफ्ट होती है। ठीक है ना, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए लिखना है। बोलो क्लियर है मध्य भित्ति। अब आ जाओ प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, दूसरा किसकी बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक, सेकेंडरी, सेकेंडरी वॉल। ये कैसी होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, इसके अलावा लिग्निन, सुबेरिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन, क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन की बनी हुई होती है भाई। लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में। अब आ गई हमारे पास में कौन सी, तृतीयक। ये पतली होती है, पतली होती है। ठीक है, और मोस्टली यहां पर ये किसकी बनती है, ये भी पैक्टिक सब्सटेंसेस की, पैक्टिक, पैक्टिक मटेरियल या पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, पैक्टिक पदार्थ जो होते हैं, उनकी बनी हुई होती है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सी बात अभी तक हमने की। वापस देख लो एक बार यहां पर कि जो परतें होती है कोशिका भित्ति की, वो चार होती हैं, मध्य भित्ति, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद है, एक तो इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है, सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि हमने कहा सबसे बीच में मध्य भित्ति है, मिडिल वॉल। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मध्य भित्ति के बाद में लेयर्स का सीक्वेंस बताओ किधर से किधर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना टर्शरी जो है वो कोशिका की तरफ होती है, प्राइमरी जो है वो वॉल की तरफ होती है। ठीक है ना, तो पहले प्राइमरी आएगी, फिर सेकेंडरी आएगी, फिर टर्शरी आएगी। इसका मतलब सब, अब जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये कि जब भी कोई सेल वॉल बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी, कोशिका भित्ति कब बनती है, जब कोशिका विभाजित होती है। कोशिका विभाजित होगी तो दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर उनके बीच में कोशिका भित्ति बनेगी, तभी तो दो सेल बनेंगे, अलग अलग दो कोशिकाएं बनेंगी। तो ये जो भित्ति बनती है, इसमें सबसे पहले मिडिल लैमेला बनती है, मध्य भित्ति बनती है। मध्य भित्ति बनने के बाद में फिर प्राइमरी बनेगी, फिर सेकेंडरी बनेगी,
और फिर टर्शरी यानी कि तृतीयक बनेगी। जरूरी नहीं कि हर कोशिका में तृतीयक या द्वितीयक हो, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सीक्वेंस देखें तो मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। और फिर यहां पर लिख देंगे सेल। इसका मतलब हो गया कि मध्य, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और कोशिका। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कोशिका की तरफ तृतीयक है, ये नोट कर लो MPSTC इस तरह से, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब आता है हमारे पास में डिपोजिशन यानी कि जमाव। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, डिपोजिशन क्या होता है ये पहले समझ लो, उसके बाद इसको लिखेंगे। डिपोजिशन का मतलब होता है कि जब भी कोशिका भित्ति बनती है, तो अभी अभी हमने क्या कहा कि उसके ऊपर पहले प्राइमरी बनेगी, फिर सेकेंडरी बनेगी, फिर टर्शरी बनेगी। तो ये जो कोशिका भित्तियां होती है, इनके ऊपर अलग अलग पदार्थों का जमाव होता है। जो अभी हमने लिखा, आपको ध्यान है तो हमने सेकेंडरी में लिखा है, देखो लिग्निन डिपॉजिट होता है, सुबेरिन डिपॉजिट होता है, क्यूटिन डिपॉजिट होता है। इसके डिपोजिशन को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अगर देखो इस तरह से, अगर लिग्निन डिपॉजिट होगा, लिग्निन, तो उसको बोलेंगे लिग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे? लिग्निफिकेशन। ठीक है, अगर क्यूटिन डिपॉजिट होगा तो इसको बोलेंगे क्यूटिफिकेशन। ठीक है, अगर सुबेरिन डिपॉजिट होगा तो इसको बोलेंगे सुबेराइजेशन। क्या बोलेंगे? सुबेराइजेशन। अगर मिनरल्स डिपॉजिट होंगे, मिनरल, तो इसको बोलेंगे मिनरलाइजेशन। अब इसको समझ गए? अब अगर कहीं पे कोई वर्ड आए ऐसा, तो आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, नोट करते रहो। अब बताओ, कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था सुबेरिन, याद है? हाँ, हमने कहा था कि कॉर्क के अंदर ये मिलता है मोस्टली, है ना? और हमने कहा था जल के लिए, वाटर के लिए कैसा है? अपारगम्य होता है, याद है ना? तो इसी तरह से लिग्निन और क्यूटिन है, बट लिग्निन और क्यूटिन पारगम्य होते हैं। ठीक है, इन सब मटेरियल्स का जमाव होता है कोशिका भित्ति पर, उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कैसे कैसे जमते हैं वो। ठीक है, मान लो हम इसको एक कोशिका मान लें, तो सबसे पहला जो टाइप आता है हमारे पास में, वो आता है हमारे पास में वलयाकार, एन्यूलर, वलयाकार डिपोजिशन, वो है ना? इसको कैसे बोलते हैं, कैसे रखेंगे? ऐसे, ये एक कोशिका है, इसके ऊपर ये वलय बन गए। वलय जानते हो ना, रिंग, इस तरह से रिंग बन गए, तो ये वलयाकार डिपोजिशन हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, जब हम सर्पिलाकार बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्पाइरल है, या मैं साथ में ये भी लिख देता हूं, ये लो एन्यूलर, ठीक है, और ये स्पाइरल। ठीक है, तो स्पाइरल होगा तो कैसा होगा भाई? ऐसे होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब अभी दो बताए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और बताता हूं, पर उससे पहले ये समझ लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहां पर। मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, दिस इज ए सेल। अब इसके ऊपर मान लो किसी भी चीज का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, तो वो कैसे होगा? मान लो मैंने एक मोटा धागा ले लिया, और उस धागे को मैंने यहां से एक साइड से यहां से पकड़ लिया, और मैं इसके चारों तरफ लपेट दूं उस धागे को, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, सर्पिलाकार। इसका मतलब जहां जहां पर वो धागा है, उस जगह पर डिपोजिशन हो रहा है, उस जगह पर जमाव हो रहा है। अब क्लियर है? वलयाकार में कैसे होगा?
जैसे बीच बीच में मैंने रबर बैंड लगा दिए, वहां वहां पे डिपोजिशन होगा, बाकी जगह पर नहीं होगा। तो ये पौधों के अंदर एक अलग तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि इन सब का जो डिपोजिशन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, तीसरा, इसके बाद में थर्ड जो है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में जालिकावत। नाम से पता लग रहा है, जालिकावत यानी कि रेटिकुलेट। ठीक है ना, जिसमें जाल जैसे स्ट्रक्चर बने। तो जाल जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई? इस तरीके से बनेगी। इसके अंदर मैंने कहा ये डिपोजिशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मान लो, इस तरीके से ये क्या बन गया? जालिकावत बन गया। रेटिकुलेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलेट। ठीक है, फोर्थ आ जाओ हमारे पास में, जालिकावत के बाद में फिर है हमारे पास में सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्लेरिफॉर्म। क्या बोलते हैं? स्क्लेरिफॉर्म। अब सीढ़ी नुमा कैसा होता है? सीढ़ी नुमा ऐसा होगा। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा। और लास्ट है हमारे पास में गर्ती। गर्ती का मतलब पिटेड। पिट्स, पिट्स किसको बोलते हैं? खड्डों को बोलते हैं ना। बना रहे हो ना साथ के साथ? हाँ, गर्ती। अब ये पिट्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास में सिंपल पिट या सरल, और एक होता है हमारे पास में परिवेशित या जिसको बॉर्डर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड का मतलब जिसमें क्या बनी हुई हो? बॉर्डर बनी हुई हो। ठीक है, कैसे होता है देखो इधर। सिंपल पिट में क्या होगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से ये पिट्स हैं, खड्डे हैं। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर देखो परिवेशित में क्या होगा? इधर देखो बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड में क्या है? ये उसके चारों तरफ है ऐसे। ये परिवेशित बॉर्डर बनी हुई है। अब ये कैसे होता है डिपोजिशन? पहले बनाओ फिर समझते हैं। देखो इधर, ये कैसे होता है? मान लो ये एक सेल है, ठीक है, या ऐसे समझ लो सेल आपके हाथ में है, आपके पेन है, पेन में एक ढक्कन होगा, ढक्कन में एक छेद बना हुआ होगा। तो जहां जहां पर छेद बने हुए हैं वहां वहां पर डिपोजिशन नहीं है, बाकी पूरे पे डिपोजिशन है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सरल या गर्ती प्रकार का। ठीक है, बट जहां पर हम बोल रहे हैं परिवेशित, इसका मतलब ढक्कन जो है या जो सेल है उसके बाहर की तरफ का छेद तो बड़ा है, और जब वो अंदर खुल रहा है तो वो कैसा हो रहा है? नैरो हो रहा है। क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा ना, बाहर तो ऐसा और अंदर की तरफ ऐसा है ना। इसका मतलब इसको हम परिवेशित बॉर्डर्ड गर्त बोल रहे हैं, यानी कि इन छेदों पर डिपोजिशन नहीं होगा, बाकी सब जगह पर होगा। क्लियर है? और इसके अंदर खास बात, इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर एक बीच में इस तरह से फाइबर होता है जिसको हम टोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरस। लिख लो इसको, पहले ये बना लिया यहां तक, लिखो लास्ट लाइन में लिखो अलग से, परिवेशित गर्त में, परिवेशित गर्त में या बॉर्डर्ड पिट में, इन बॉर्डर्ड पिट ए मेम्ब्रेन इज फाउंड,
ए membrane is found, a membrane is found that is called torus. परिवेशित गर्त में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको टोरस कहते हैं. इन bordered pairs a membrane is found that is called torus. परिवेशित गर्त में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको टोरस बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है ना? अब एक देखो यहां पर हमने लिखा था मिनरलाइजेशन वर्ड, है ना? नाम से पता लग रहा है कि मिनरलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पर कोई ना कोई मिनरल्स डिपॉजिट होंगे. मिनरल्स में क्या हो सकते हैं? मिनरल्स में कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं. तो आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं है, आपने देखा है, या कोई भी घास है, उसकी लीफ को, पत्ती को अगर हम यूं उसके ऊपर यूं उंगली लेके जाएं तो स्मूथली चली जाएगी, है ना? बट जब हम उसको वापस यूं लाते हैं तो बीच वो वापस स्मूथ नहीं आती, रुकती है. पता है आपको? कभी चुभता है यूं हमारे. क्यों? क्योंकि वहां पे मिनरल्स डिपॉजिट है उसके अंदर. ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना, अलग से नोट करो, अलग से लिखो लाइन के अंदर. मिनरलाइजेशन में लिखो, मिनरलाइजेशन में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है. कैल्शियम ऑक्सलेट एवं कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है. ठीक है, किसके अंदर? मिनरलाइजेशन में. ठीक है, मिनरल्स के अंदर. और एग्जाम्पल क्या है इसके? किस किस में मिलता है? एक तो घास, ग्रास. ठीक है ना, ग्रास, घास कुल लिख लो, क्योंकि ग्रास फैमिली के जितने भी पौधे हैं सब में मिलता है. घास कुल जानते हो ना, ग्रास फैमिली, आपकी फैमिलीज भी हैं, तो उसमें क्या क्या है? घास कुल में क्या आता है? गेहूं, बाजरा, मक्का, बांस. ठीक है, दूब ग्रास, घास, जितनी भी घास हैं, ये गेहूं, बाजरा, मक्का भी घास है. ठीक है ना, जिसको अब हमने डोमेस्टिकेट कर लिया और इनको हम अब इनसे ये ऑप्टेन कर रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं. तो एक तो घास हो गया. ठीक है, इसके अंदर ये मिलेगा. दूसरा यहां पर एग्जांपल लिख लो, कोकोरबिट्स. कोकोरबिट्स जानते हो? कोकोरबिट्स, कोकोरबिट्स. कोकोरबिट्स क्या होते हैं भाई? कोकोरबिट्स भी एक फैमिली है, कोकोरबिटेसी फैमिली होती है. ठीक है ना, और कोकोरबिट्स में क्या आते हैं? घिया, तोरई, ककड़ी, कद्दू, टिंडा, लौकी, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं. ठीक है, इन सब का फैमिली एक जैसा है. इसका मतलब इन सब का जो लक्षण है वो मिलते जुलते हैं. आप देखो, घिया, तोरई, ककड़ी, कद्दू. ठीक है, घिया और लौकी एक जैसी है. टिंडा. ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, ये मोस्ट हेटेबल वेजिटेबल्स हैं. मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं इन सब्जियों, खाते नहीं है, कम खाते हैं. खाते हो क्या? हम सभी घिया तोरई का क्या बीमार का खाना है ना? तो ये ऐसा फैक्ट है कि दिस इज मोस्ट हेटेबल वेजिटेबल्स, कोकोरबिट्स. ठीक है ना, करेला भी इसमें आता है. ठीक है, याद रहेगा ये. ठीक है, याद रखना है कि जब भी मिनरल्स डिपॉजिट होंगे तो अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं. मोस्टली दो मिनरल होते हैं. ठीक है, किस किस का? कैल्शियम ऑक्सलेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का. इसके अलावा सिलिका भी होता है कई जगह पर. ठीक है ना, क्या होता है? सिलिका. ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख लो सिलिका. ये तीन जो है ये मेन होते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बता दिए. बोलो, क्लियर है? ये था कोशिका भित्ति के बारे में. चलें आगे. अब इसके बाद में अब हमारे पास में आता है क्या? कोशिका झिल्ली. ठीक है ना, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो, हमने आज से कोशिका के बाहर की बात की. ठीक है ना, कल हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो,
फिर लास्ट क्लास में हमने कहा था कि सबसे पहले एक प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। क्या बोला था हमने प्रोटोप्लाज्म को? क्या बोला था? हाँ, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने वो नाम दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, याद रखो। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताता हूं। ज्यादा का मतलब बहुत डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर बात। इसलिए इनको एक बार ऐसा क्लास में अच्छे से पढ़ लो ताकि ये दोबारा याद करने की जरूरत नहीं रहे, ठीक है। तो जो सबसे बाहर प्रोटोप्लाज्म था, उसके दो पार्ट हमने किए थे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्रक में मिलता है, साइटोप्लाज्म में हमने कहा था कि यहां पर कोशिकांग मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें दो चीजों से कवर होती हैं। एक पढ़ लिया हमने कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में तो मिलती है, पादप कोशिकाओं में भी मिलती है। यानी कि पादप कोशिकाओं में भित्ति के अंदर क्या होती है? झिल्ली होती है। यानी कि हर सेल के बाहर क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। क्लियर है? तो नाम लिखो, लिखो, हेडिंग लगाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और इसी का एक और नाम है इकाई झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन। इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन, याद रखना, ठीक है। कैसी होती है? नोट करो, लिविंग होती है, यानी कि सजीव होती है ये, ठीक है। वहां पर हमने क्या कहा था? हार्ड थी, है ना। ये कैसी है? सजीव है, लिविंग है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल को क्या बोलेंगे? नहीं, जीवित तो सजीव हो गया ना। फ्लेक्सिबल का मतलब लचक जिसमें होती है, लचीली होती है, लचीली होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, याद हो तो। हमने कहा था कि देखो इधर हमने स्किन को यूं कहा था कि ये लचीली है, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल में मिलती है, ठीक है। और तीसरा, ये कैसी होती है? छिद्रित होती है, पोरस, ठीक है ना। पोरस होती है, पोर्स होते हैं इसमें बीच बीच में, ठीक है ना। केंद्रक इसमें कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अब देखो, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या इकाई झिल्ली बोला जाए तो एक ही बात है। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, ठीक है। आपको मॉडल के बारे में ध्यान रखना है और जो मेन मॉडल है उसके बारे में ध्यान रखना है। कैसे? सबसे पहला मॉडल है हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई झिल्ली, लिखते रहो, इकाई झिल्ली मेम्ब्रेन। क्या था इकाई झिल्ली का मेम्ब्रेन? देखो इधर ध्यान से सुनना। एक तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर बीटा प्रोटीन होता है। क्या होता है? बीटा प्रोटीन। और ये बीटा प्रोटीन कैसा होता है? ये फाइब्रिलर होता है, फाइब्रिलर नाम से पता लग रहा है, यानी कि उसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। देखो इधर, अगर हम मेम्ब्रेन का मॉडल बनाएं तो ये प्रोटीन है भाई, ठीक है। यहां पर ये भी प्रोटीन है और ये बीच में यहां पर इस तरह से लिपिड है। क्या है? लिपिड। लिपिड की बाई मॉलिक्यूल, बाई मॉलिक्यूल का मतलब दो लेयर है। बोलो, बात समझ में आई? बीच में ये दो लेयर किसकी हैं? लिपिड की, ठीक है। कल बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो किसी को। और ये बाहर की तरफ जो है फाइबर्स हैं। तो इसको, इसकी थिकनेस जो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये कितनी 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसकी जो थिकनेस होती है यहां तक, ये कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। और ये भी जो होती है ये भी 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। यानी कि कुल मिलाकर के कितनी होती है? ये 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई क्या है, तो कितनी रहेगी? 75 एंगस्ट्रॉन्ग,
ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ये प्रोटीन, ये क्या है, ये लिपिड है। लिपिड में ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका हेड है और ये क्या है, टेल है। इसी तरीके से ये भी टेल है और ये हेड है, ठीक है, और ये फिर क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर बना, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन। बोलो बात समझ में आई। ये पूछा जाता है कि किसके हो सकते हैं, आपको ऐसे लिख सकता है PPLL, LLPP, LPPL, ऐसे। तो ये मेन है, ठीक है, करो नोट, फिर आगे चलें। और नहीं समझ में आए तो बीच में बता देना, मेरे को पूछ लेना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता, पर याद होना चाहिए ये सारा का सारा। हटो। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये दूसरा पार्ट। अब आता है हमारे पास में दूसरा मॉडल, लैमिलर मॉडल। ठीक है, लैमिलर मॉडल। एक और यहां पे यूनिट मेम्ब्रेन वाले में ध्यान रखना, ये किसने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने। ठीक है, लैमिलर मॉडल दिया हमारे पास में डैनियली और डाउसन ने। डैनियली और डाउसन, डैनियली और डाउसन ने। ठीक है, बताओ, देखो इधर, अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्या फर्क है, इन्होंने कहा कि यहां पर जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिलर होता है, जिसको बीटा प्रोटीन नाम दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर जो प्रोटीन होता है वो अल्फा प्रोटीन होता है, और अल्फा प्रोटीन जो होता है वो ग्लोब्यूलर होता है। कैसा होता है, ग्लोब्यूलर होता है। नाम से पता लग रहा है, ग्लोब्यूलर का मतलब इस तरह से गोल गोल होगा। ठीक है, फिर वापस वही, इस तरह से उसके अंदर क्या बन जाएंगी, लिपिड की लेयर। ये लिपिड की लेयर बन गई। ये लो, बाकी सारी चीजें सेम है ना। बताओ इसकी मोटाई कितनी होगी, वही। एक तो एक्टिव रहा करो, ऐसे चुप मत रहा करो, बोलो, बोलोगी जितना याद रहेगा, ठीक है ना। देखो, इसकी कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉन्ग, यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी, 35 एंगस्ट्रॉन्ग, और ये कितनी होगी, 20 होगी, सेम डिट्टो। ठीक है ना, टोटल 75 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट ये इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन बन गया, बस ये यही फर्क है दोनों मॉडल्स के अंदर, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डैनियली एंड डाउसन, DAVSON, डाउसन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आता है भाई हमारा, जिसको मैं आपको बताता हूं, ये कर दूं आगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं सिंगर एवं निकोलसन का मॉडल। सिंगर एवं निकोलसन का मॉडल, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, सिंगर एवं निकोलसन मॉडल। और इसी सिंगर एवं निकोलसन के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम जरूर याद रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इंग्लिश में लिखूं तो फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड मोज़ेक। ये मोज़ेक का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? मोज़ेक मीन्स क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, किरमिर, हिंदी वर्ड है किरमिर, ठीक है। मोज़ेक कैसे? जो लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है वो मोज़ेक होता है, ठीक है ना। जैसे आपने एक वायरस का भी नाम सुना होगा, टबैको मोज़ेक वायरस, TMV बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यहां पर मोज़ेक का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो पहले फिर लिखना, कि सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग बना तो वही प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन से है, मेम्ब्रेन। बट यहां पर जो प्रोटीन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ रहता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ रहता है, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो बताओ, जब दो लिपिड की लेयर यूं होंगी और उसके अंदर एक बाहर की तरफ रहेगा, एक अंदर की तरफ रहेगा, तो कौन सा इजीली हट सकता है? बाहर वाला हट सकता है, ठीक है ना। तो अंदर वाला और बाहर वाला लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? मोज़ेक नाम दिया। समझ में आ गई मोज़ेक क्यों बोला है इसको? ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूं, उसके बाद आप लोग ये बनाइएगा, ठीक है। देखो, ये हमने क्या बनाई? बाई लिपिड लेयर, यानी कि लिपिड की दो लेयर, ठीक है। अब इसके बाहर हमने ये क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया, ये प्रोटीन है, ठीक है। और एक प्रोटीन मैंने बना दिया इसके अंदर, एक प्रोटीन बना दिया मैंने ये, ठीक है। समझ गए? प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। बोलो, स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यानी कि ये बाहर की तरफ क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। ये क्या है? ये, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड, हेड है ना, ये अभी पढ़ा था अपन ने। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोफोबिक वो होता है जो जल से दूर रहता है। क्या है ये? टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है ना, पूंछ। फिर ये कैसा प्रोटीन? ये वाला कैसा प्रोटीन हो गया? ये हो गया इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक, आंतरिक प्रोटीन। और ये कैसा प्रोटीन हो गया? बाह्य प्रोटीन। ये क्या हो गया? बाह्य प्रोटीन, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है? वही 20 एंगस्ट्रॉन्ग। यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉन्ग। और फिर इसकी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉन्ग। टोटल कितना है? वही थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉन्ग, 75 है ये, ठीक है ना। क्लियर है ना? बोलो इसमें। अब ये जो आंतरिक प्रोटीन है वो कभी बाह्य हो जाता है, बाह्य वाला कभी आंतरिक हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मोज़ेक। तो जहां कहीं भी बायो में वर्ड आए मोज़ेक, इसका मतलब डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। इधर उधर कहीं पे भी टल्ले खाता रहता है जो, ठीक है ना, वो मोज़ेक टाइप का है। मॉडल समझ में आया? अब इसको हमने फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोला? क्योंकि ये एक तरीके से लिक्विड के अंदर ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इसके लिए खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पूछता है क्या?
कि ये जो प्रोटीन है ये इस तरीके से है जैसे समुद्र के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं ना। आइसबर्ग्स जानते हो? टाइटैनिक मूवी देखिए, टाइटैनिक देखिए ना, जहाज किससे टकराया? एक आइसबर्ग से। आइसबर्ग बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, जो 3/4 पार्ट उनका समुद्र में रहता है, 1/4 पार्ट बाहर की तरफ है। इसी तरीके से ये एक क्या हो गया? प्रोटीन का आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन। समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले ये बनाओ, फिर आगे अपन इसको लिखेंगे। यहां लिख देता हूं मैं इसको, इसको इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं। प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। ये याद रखना भाई, इसके लिए ये ऐसा कहा किसने? सिंगर और निकोलसन ने। इसमें सीधा सा एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि फ्लूइड मॉजेक मॉडल किसने दिया? तो फ्लूइड, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है सिंगर और निकोलसन का, ठीक है ना। बन गया डायग्राम। इंट्रिंसिक, आंतर, हाँ ये एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। अब ये जो आंतरिक प्रोटीन है ना, जिसको हमने इंट्रिंसिक बोला, और जो बाह्य प्रोटीन है यानी कि एक्सट्रिंसिक जो है, इसका परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है। बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है? इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? इसमें ज्यादा कौन सा होता है? इंट्रिंसिक होता है, ठीक है ना। किसी भी सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आंतरिक प्रोटीन 70% तक होता है और ये 30% तक होता है। ये ध्यान रखना, लिख लो अलग से, ठीक है ना। जैसे हम ये इसलिए आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, पर ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो पूरी मेम्ब्रेन को थिकनेस में भी कवर करता है और बाहर तक भी कवर करता है ना। तो आंतरिक प्रोटीन 70% होता है और बाह्य प्रोटीन 30% होता है। क्लियर? नाउ विशेष संरचनाएं, स्पेशल स्ट्रक्चर, विशेष संरचनाएं। किसकी विशेष संरचनाएं? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली की, है ना। प्लाज्मा झिल्ली की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहला स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई। बताओ, जानते हो माइक्रोविलाई? देखो इधर आपने पढ़ा है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण कहां होता है हमारे शरीर में भोजन का? छोटी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर आपने पढ़ा है कि इस तरीके से अंदर की तरफ यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यूं, इनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। कैसे होता है ये? ऐसे, अभी इतनी सरफेस है, इस सरफेस से कितना अवशोषण होगा? कम होगा। बस इतनी ही जगह में अगर मैं क्या कर दूं, माइक्रोविलाई निकाल दूं, तो जगह तो उतनी कवर हो रही है, बट आप देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से
अवशोषण की दर बढ़ जाती है। तो माइक्रोविलाई का मेन काम क्या है? अवशोषण की दर में वृद्धि। नोट करो, अवशोषण दर में वृद्धि, ये इसका मेन मोटो है, ये पहला। ठीक है, ये विशेष संरचनाएं किसकी बनी हुई हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है ना। सेकंड, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास में डेस्मोसोम। डेस्मोसोम, DESMOSOME, डेस्मोसोम। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल यानी कि छोटे छोटे फाइबर जैसी संरचना होती है, माइक्रोफाइब्रिल, जिनको हम टोनोफाइब्रिल नाम देते हैं। टोनोफाइब्रिल, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में लिखना, ये सब शॉर्ट नोट्स में लिखा करो हमेशा कॉपी के अंदर, क्योंकि आपको डिटेल एग्जाम नहीं देना है। ठीक है ना। तो डेस्मोसोम्स सूक्ष्म माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, एंड द टर्म जो इसके लिए यूज करते हैं दैट इज टोनोफाइब्रिल। तो आपसे पूछे व्हाट इज टोनोफाइब्रिल? टोनोफाइब्रिल क्वेश्चन आया, मान लो टोनोफाइब्रिल क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया आपको माइक्रोविलाई होते हैं, सेकंड ऑप्शन डेस्मोसोम होते हैं, तीसरा ऑप्शन प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, या कुछ और होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि टोनोफाइब्रिल डेस्मोसोम्स हैं, जिसमें सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइक्रो फाइबर्स होते हैं। किसके अंदर पड़ रहे हैं ये विशेष संरचनाएं? प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली की संरचनाएं हैं। तीसरा है हमारे पास में इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन ये टै पर है ना, इंटरडिजिटेशन। डिजिट्स क्या होती हैं भाई? डिजिट्स किसको बोलते हैं? नंबरों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिजिट्स। ये भी डिजिट्स होते हैं, है ना। तो व्हाट इज इंटरडिजिटेशन? देखो इधर, ये एक सेल, उसके ये डिजिटेशंस, ये एक दूसरी सेल, उसके डिजिटेशन, और ये दोनों जुड़ गए। ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली इंटरडिजिटेशन से भी जुड़ती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के। तो ये कैसे हो गया? ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ये दो सेल बन गई भाई। ठीक है, ये इंटरडिजिटेशन है। तो ये क्या है? दो कोशिकाओं के मध्य जॉइंट, दो कोशिकाओं के मध्य जॉइंट लिखना पूरा, दो कोशिकाओं के मध्य जॉइंट, दो कोशिकाओं के मध्य जॉइंट। फिर लिखो नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा। फोर्थ, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को बोलते हैं हम टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? टाइट जंक्शन। अब ये कैसे होता है? देखो इधर, ये कोशिका, ये दूसरी कोशिका, है ना। इन दोनों के बीच में यहां मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल होंगी सारी। तो यहां पर अगर ये पूरा पार्ट भर जाए, ठीक है, वॉल से और मेम्ब्रेन से, तो इनके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये टाइटली पैक हो गई इस तरह से, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। बट प्लाज्मोडेस्मेटा में हमेशा, ठीक है, एक जो है इस तरीके से बीच में यूं, ये क्या हो गया इसमें, इसमें इस तरह से एक लाइन होती है यूं ऐसे, जो इधर के साइटोप्लाज्म से इधर के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। इस सेल का जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य इस सेल की कोशिका द्रव्य के साथ में एक फाइबर के साथ कनेक्शन होगा, वो प्लाज्मोडेस्मेटा होगा। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक टाइट जंक्शन होता है। दूसरा लिखो इसमें लाइन टाइट जंक्शन में, कि एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, एक बाय एस माइन्यूट पोर, साइटोप्लाज्म
इज कनेक्टेड, एक सूक्ष्म क्षेत्र के द्वारा कोशिका द्रव जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे पास में फिफ्थ है, नेक्स्ट है हमारे पास में गैप जंक्शन। और जो गैप जंक्शन होता है इसको बोलते हैं नेक्सस। नेक्सस ये कैसे होता है, देखो इधर इस तरह से दो के बीच में गैप होता है और यहां पर इस तरह से जाल बनता है, ठीक है ना, ऐसे गैप रहता है। ठीक है, इस एक को, एक सिंगल यूनिट को हम कनेक्शन बोलते हैं, नॉट कनेक्शन, कनेक्शन, XEON, कनेक्शन। ठीक है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और माइक्रोविलाई। प्लाज्मोडेस्माटा एंड माइक्रोविलाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखने हैं ये तो, है ना। फिर आता है हमारे पास में मीजोसोम। मीजोसोम, मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या होता है, आपने बैक्टीरिया कल जीवाणु पढ़ा था, याद है, जीवाणु पढ़ा था हमने कल, स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे, हमने कहा था ना ये जीवाणु है, इसके अंदर कोई केंद्रक तो होता नहीं है, सिर्फ हमने कहा था इस तरह से केंद्र का आप होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जैसे पड़ा रहता है बस, है ना। इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अगर इस तरह से इनफोल्डिंग शो करती हैं, ऐसे इनफोल्डिंग्स, तो इन इनफोल्डिंग्स को हम मीजोसोम बोलते हैं। तो लिखो मीजोसोम में, लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंतरिक वलन दर्शाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंतरिक वलन दर्शाती है, इनफोल्डिंग शो करती है, शोज इनफोल्डिंग्स, है ना। एंड इट एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, एवं यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एवं यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या देखो इधर, प्रोकैरियोटिक कोशिका है जीवाणु, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, नहीं होता। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में, कल हमने डिफरेंस पढ़े थे, दो मेन डिफरेंस आपको बताए थे, एक केंद्रक के बारे में, एक राइबोसोम के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो फिर एनर्जी कहां से आती है, तो जो भी प्लाज्मा झिल्ली है वो इस तरह से इनफोल्डिंग शो करती है, उसको हम मीजोसोम बोलते हैं। एंड इट एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, यानी कि एनर्जी बनने का काम इसके अंदर होता है। समझ आ गए। एंड द लास्ट, लास्ट है हमारे पास में लोमासोम। लोमासोम, लोमासोम, लोमासोम में लिखो, लाइन लिखो, यह है कवक कोशिकाओं में पाए जाने वाला, यह है कवक कोशिकाओं में, कवक फंगल सेल्स में, इट इज फाउंड इन फंगल सेल्स, यह है कवक कोशिकाओं में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। इट इज फाउंड इन द फंगल सेल्स विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत, आ जाओ। फास्ट रिवीजन आज के लिए, कोशिका भित्ति, अब यहां से याद रखना, कोशिका भित्ति कठोर होती है, आकृति बनाती है, बाह्य कंकाल बनाती है,
कोशिका को सपोर्ट देती है और पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि इसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, पढ़ा ना भी हमने, ठीक है ना। पादपों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है। कहाँ मिलता है काइटिन? और इसके अलावा कीटों में मिलता है, कीटों में, इंसेक्ट्स में बाहर की तरफ मिलता है, ठीक है ना। जितने भी कीट है, कॉकरोच, ठीक है, दूसरे जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो सब में, ठीक है। जीवाणुओं के अंदर ये डाई अमीनो पामिटिक एसिड की होती है और म्यूरेमिक एसिड की होती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है ना। सेल्यूलोज की संरचना हमने देखा सेल्यूलोज से बनी होती है, तो सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीमर है, बहुलक है। 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के एक सेल्यूलोज बनाते हैं। 100 चैन सेल्यूलोज के मिलकर एक माइसिल बनाती है। और 20 से 22 जो है, सॉरी 20 से 22 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके एक फाइब्रिल बनाते हैं। इस तरह से पूरा सेल्यूलोज बनता है। आपको पता है हम लोग सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, पता है? हमारे शरीर में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। पहले कर सकते थे जब अपेंडिक्स मिलता था। अब अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन हो गया हमारे? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है, पता है कि नहीं? तभी तो अपेंडिक्स नहीं बात की। चलो फिर किसी क्लास में इसमें बात करेंगे, याद रखना, या कल मेरे को याद दिला देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखना कि सेल्यूलोज किसका बना हुआ है? फाइबर्स का। इसको पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए टाइम लगता है, इसलिए अब हम लोगों में इसका पाचन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, फिर हमने मिडिल लेमेला की बात की। मेन 4 लेयर है, मिडिल लेयर, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करती है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। प्राथमिक सॉफ्ट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। द्वितीयक जो है मोटी होती है, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन की होती है। लिग्निन के डिपोजिशन को लिग्निफिकेशन, सुबेरिन के डिपोजिशन को सुबेराइजेशन और क्यूटिन के डिपोजिशन को क्यूटिफिकेशन कहते हैं। तृतीयक जो होती है पतली होती है और पैक्टिक सब्सटेंसेस की होती है। ये इसके अंदर डिपोजिशंस है, ठीक है। हमने पढ़ा वलय की तरह होगा, वलयाकार, सर्पिलाकार, जालिकावत, सीढ़ीनुमा, गर्ती में 2 गए, सिंपल और परिवेशित। परिवेशित गर्त में जो झिल्ली होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? टोरस बोलते हैं। इसके अलावा मिनरल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका भी कोशिका भित्ति में हो सकता है। मोस्टली ये घास कुल के पौधों में और कोकोरपिट्स में मिलता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखना। फिर हमने कहा कोशिका झिल्ली भित्ति के बाद में, भित्ति में झिल्ली में हमने कहा कि 3 तरह के मॉडल हैं। कौन कौन से मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसमें बीटा प्रोटीन होता है जो फाइब्रिलर होता है। दूसरा है हमारे पास लैमिलर मॉडल जो अल्फा प्रोटीन होता है जो ग्लोब्यूलर होता है। दोनों ही मॉडल मान्य नहीं है बट पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा मॉडल सबसे मान्य है जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल है, दैट इज ऑल्सो नोन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अंदर ध्यान रखना है 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 30% तक हो सकता है, इंट्रिंसिक 70% तक हो सकता है। और ये जो आंतरिक प्रोटीन है ये सी ऑफ लिपिड में इस तरह से रहता है जैसे आइसबर्ग्स। ये किसने कहा था? सिंगर और निकोलसन ने कहा था। और ये कंटिन्यूस अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हमने कहा कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के बाहर की तरफ होती है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है। माइक्रोविलाई जो अवशोषण की सतह को बढ़ाती है, डेस्मोसोम्स जो सूक्ष्म माइक्रोफाइब्रिल्स या जो टोनोफाइब्रिल्स बनाते हैं। इंटरडिजिटेशन में इस तरह से सेल्स एक दूसरे में यूं घुस जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा टाइट जंक्शन होता है जिसके बीच में गैप नहीं होता है, बट बीच में इस तरीके से एक साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए, कोशिका द्रव को कनेक्ट करने के लिए छिद्र होता है। गैप जंक्शंस में इस तरह से नेक्सस बनता है, जाल बनता है, और उसकी एक यूनिट को कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट का मतलब ये एक जो ब्लॉक है। मीजोसोम बैक्टीरिया में मिलने वाली प्लाज्मा झिल्ली की इनफोल्डिंग्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करने का मतलब हो गया कि यहाँ एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें एंजाइम उपस्थित रहते हैं। इसी तरीके से लोमासोम्स जो है ये किसमें मिलता है? कवक की कोशिकाओं में मिलता है। ये भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? रूपांतरण है एक तरीके का, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा सारा ये पार्ट बाहर का। अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और अंदर के जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में, ठीक है। इसमें जितना मैंने आपको लिखवाया है उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो लिख लिया उसको बिल्कुल रट लो, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई समस्या है तो बताओ, है?
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।